इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के जो कार्यपुस्तिका है उसके 5वें पाठ खेत से बाजार तक इस पाठ की यहाँ जो सभी वर्कशीट दी गई हैं उनका हल देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें ये वर्कशीट है। पहला प्रश्न है इसमें, नीचे दी गई फसलों का वर्गीकरण तालिका में कीजिए। तो यहाँ पर आपको रबी, खरीफ और जायद इन 3 फसलों में आपको इन्हें बांटना है। जैसे यहाँ पर जवार है, गेहूँ है, चना, भिंडी, धान, करेला, मटर, खीरा, बाजरा, सरसों, तरबूज, तो इन्हें अलग अलग फसलों में बांटना है। रबी ये जो है गेहूँ, चना, मटर, सरसों, एक तरह से यूँ समझ लीजिए जो रबी की फसल है, रबी मतलब सूर्य। इस तरह से ये याद रहेंगी, रबी मतलब रवि, रवि मतलब सूर्य, और सूर्य बहुत गर्म होता है। तो ये जो फसलें हैं ये गर्मी के समय में पक जाती हैं, मतलब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में एक तरह से ये पक जाती हैं फसलें, और इन्हें हम तब काटते हैं। जैसे गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है। आगे देखते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की जो फसलें होती हैं ये एक तरह से यूँ समझ लीजिए बरसात ऋतु जब शुरू होती है उस समय लगभग ये बोई जाती हैं, और जब सर्दियाँ शुरुआत रहती है, सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं, उस समय ये इनको काट लिया जाता है। जैसे इनमें जवार है, धान है, बाजरा है, करेला है, भिंडी है, ये इस तरह की फसलें हैं। जायद की फसलें ये आपकी सब्जियां इनमें ज़्यादातर उगाई जाती हैं। आपने अपने आसपास अगर कोई नदी देखी हो तो नदी का जब पानी बहुत घट जाता है तो उस समय लोग नदी का जो क्षेत्र रहता है वहाँ पर रेतीली भूमि रहती है, तब लोग सब्जियाँ वहाँ पर उगाते हैं। ज़्यादातर इस तरह होता है, लोग अपने खेतों में भी सब्जियाँ उगाते हैं। तो ये जो जायद की फसलें हैं इनमें खीरा है, तरबूज है, जो यहाँ पर दी गई हैं, तरबूज है, खीरा है, ये फसलें। इसके अलावा यहाँ लौकी भी है, इनको उगाया जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें बांट देंगे। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, किसी भी फसल को बोने से पहले मिट्टी की जांच करना क्यों आवश्यक है। देखिए, मिट्टी की जांच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी की जांच करने से हमें ये पता लगता है कि मिट्टी में कौन से खनिज की कमी हो गई है या कौन से पोषक तत्व की कमी अथवा अधिकता हो गई है, ये भी हमें पता लगता है। मिट्टी की उर्वरता का पता लगता है कि मिट्टी में कितनी उर्वरता बची हुई है, किस तरह से मिट्टी में ये फसल जो हम बोएंगे क्या ये अच्छी पैदा होगी या नहीं होगी, ये सब हमें जांच करने पर ही पता लगता है। तो मिट्टी की उर्वरता की जांच के लिए और उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी तथा अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच करना आवश्यक है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं। गर्मी, पानी, हवा, खनिज लवण एवं सूक्ष्म जीव, ये सभी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक हैं। आगे देखते हैं इसमें अपने चौथे प्रश्न को, खेती करने से पहले मिट्टी को भुरभुरा क्यों बनाया जाता है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे, मिट्टी को भुरभुरा बनाने से उसमें जल, वायु, ताप, खनिज लवण आदि का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आदि का प्रवाह आसानी से हो जाता है। लाभदायक जीवाणु अपना काम सुगमता और प्रभावी ढंग से कर सकें, इसलिए मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। इसके अलावा पौधों की जड़ें सुगमता पूर्वक फैलकर पौधों के लिए खनिज लवण, जल आदि को प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी हम मिट्टी को भुरभुरा करते हैं। अब इसमें आपको ये लिखना है कि मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए कौन से साधन उपयोग किए जाते हैं। इसके लिए जैसे हल है, कल्टीवेटर है, रूटर है, हैरो है, आदि तरह के जो साधन है उनका हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। इसी पार्ट की ये दूसरी वर्कशीट है। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है, बीजों की जांच बोने से पहले क्यों करनी चाहिए, इन्हें किस तरह से जांचना चाहिए।
तो बीजों की जांच उन्हें बोने से पहले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने जांच किए बिना ही उन्हें बो दिया है तो हो सकता है कि वो बीज खराब हों और हमारी फसल बेकार हो जाए, हमारा उत्पादन अच्छा न हो। तो बीजों की जांच करके बोने से फसल अच्छी होती है। जब आप अच्छे बीजों का चयन करेंगे, आप ये देखेंगे कि अगर ये बीज खराब हो रहे हैं तो इन्हें आप खेत में नहीं बोएंगे। तो अच्छे बीजों का ही आप चुनाव करेंगे और अच्छे बीजों का चुनाव करने पर फसल अच्छी पैदा होगी, साथ ही मुनाफा भी अच्छा होगा। इसके लिए हम अब अगर आपसे ये पूछते हैं इन्हें किस तरह से जांचना चाहिए, पहले तो बीजों की जांच बोने से पहले क्यों करनी चाहिए, आप लिख देंगे बीजों की जांच करके बोने से अच्छी फसल होती है और साथ ही मुनाफा भी अच्छा होता है। अब किन तरीकों से आप इन्हें जांचेंगे, इसके लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सी वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो जिनमें बीजों की जांच होती है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कुछ बीज इस तरह भी होते हैं जिन्हें खेत में हम बिखेर देते हैं, उनकी जांच तो आसानी से की जा सकती है। उनमें से नमूने के तौर पर कुछ थोड़े से बीज ले लीजिए और उन्हें पानी में भिगो कर देखिए। अगर वो पानी में भिगोने के बाद उनमें से जो खराब बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे और जो अच्छे बीज होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। इससे हमें ये तो पता लग जाएगा कि यहाँ ये जो बीज हम खेत में बोना चाहते हैं इनमें से कुछ बीज खराब भी हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, अच्छे बीज का चयन करेंगे। इसके अलावा देख भी सकते हैं, जब हम ध्यान से बीज को देखेंगे कि कहीं इसमें छेद तो नहीं हो रहे हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो बीजों का जो भ्रूण है उसे नष्ट कर देते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। या फिर उसमें घुन तो नहीं लगा है। तो ये सब जाँच करने के बाद ही जब हम फसल बोते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या पॉलिश किए गए चावल से नया पौधा तैयार हो सकता है? कारण सहित लिखिए। तो चावल होता है, जो धान होता है, धान मान लीजिए धान है, तो धान का ये दाना है, इसके ऊपर से जब हम छिलका उतार देते हैं तो अंदर से हमें चावल दिखाई पड़ता है। अब जो चावल होता है, चावल के ऊपर पॉलिश कर दी जाती है। अगर हम चावल के ऊपर पॉलिश करेंगे तो इससे क्या होगा, उसका भ्रूण नष्ट हो जाएगा। तो क्योंकि छिलका उतर जाएगा, छिलके के अंदर ही भ्रूण है, छिलका ही उसकी रक्षा करता है भ्रूण की, तो उसका भ्रूण जब नष्ट हो जाएगा तो नया पौधा तो नहीं बनेगा, क्योंकि नया पौधा भ्रूण से ही बनता है। तो पॉलिश किए गए चावल से नया पौधा तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि चावल का छिलका उतर जाने से इसका भ्रूण नष्ट हो जाता है। इस भ्रूण से ही नया पौधा बनता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें अपने तीसरे प्रश्न को। तीसरे का ये क्या प्रश्न है, नीचे दिखाए गए चित्र में किसान क्या कर रहा है? तो यहाँ पर ये किसान कुछ बिखेर रहा है खेत में अपने। तो किसान अपने खेत में किसी खाद या बीज को मिला रहा है, बिखेर रहा है, ये आप लिख देंगे। आगे देखते हैं इसमें, गन्ने की बुआई किस प्रकार की जाती है? देखिए, आपके घर में अगर खेती होती है तो आप, या फिर आपने आसपास आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि गन्ने की बुआई किस प्रकार की जाती है। तो गन्ने की बुआई करने के लिए गन्ने को ही बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अलग से कोई बीज नहीं आता है, तो गन्ने को ही बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो गन्ना होता है, गन्ने पर इस तरह की कुछ छोटी छोटी सी आकृति रहती है, कुछ छोटी छोटी सी संरचना होती है, इसे आँख कहते हैं। तो जब हम गन्ना बोते हैं तो गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, आँख बचा करके इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। जैसे ये आँख है तो यहाँ से काटा जाएगा, यहाँ से काटा जाएगा। आँख नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि इसी से पौधा विकसित होगा। तो गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने के बाद फिर क्या होता है, खेत में पतली पतली नालियाँ बना दी जाती हैं और इन नालियों में ये जो गन्ने के टुकड़े हमने किए हैं इन्हें रख दिया जाता है। तो इन्हें रख देने के बाद इनके ऊपर से मिट्टी ढक दी जाती है और फिर इस तरह से ये गन्ने की बुआई है। फिर इसमें बाद में सिंचाई कर दी जाती है। तो यही आपको लिखना है, गन्ने की बुआई करने के लिए गन्ने को ही बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए गन्ने की आँख बचाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और खेत में पतली पतली नालियाँ बनाकर उन टुकड़ों को उन नालियों में उनमें रख देते हैं। उन टुकड़ों को उनमें मिट्टी से ढक दिया जाता है। नालियाँ बनाकर क्या करेंगे, उन टुकड़ों को उसमें रख देंगे और फिर क्या करेंगे, उसे मिट्टी से ढक देंगे। इसके बाद उसकी सिंचाई कर दी जाती है। इस तरह से गन्ने की बुआई होती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे बीज से पौधे के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है,
उन चरणों को क्रम से लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बीज है, ये पहले नंबर पर आएगा। इस बीज से इसके बाद ये देखिए अंकुरण हुआ है, ये दूसरे नंबर पर है। फिर इसके बाद बीजपत्र बाहर निकलने लगे हैं, तीसरा नंबर है। फिर इसके बाद इसको देखिए, ये चौथे नंबर पर और विकसित हो गया है और 5वें नंबर पर इस पर पत्ती आ गई हैं। तो इस तरह से ये इनका क्रम है।